अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ खासा तेज़ी में है कि किसी तरीके से मज़ीद तरामीम जो है कानून साजी एक तो कर दी जाए, और कुछ और कवानीन ऐसे लग रहे थे कि जो कि हाईलाइट किए गए हैं कि उनके अंदर अब तरामीम भी हुकूमत करना चाहती है, और हमने देखा कि आज ऐसा ही हुआ है। कौमी असम्बली का सेशन, बहुत इसके बारे में बात की जा रही थी कि क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे एक्ट्स हैं और कवानीन हैं जिनके अंदर कहा जा रहा था कि तरामीम की जाएंगी। अगर एज वी स्पीक हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर लाइव सेशन में पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके अंदर तरमीम को पेश किया, और हमने देखा कि वो कसरत राय से मंजूर हुई। उसके बाद जजेस की तादाद में इजाफा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को अप टू 34 करने की तजवीज़ सामने रखी गई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाकर 9 to 12 का जो फिगर है वो सामने आया, और हमने देखा कि उसको भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। साथ ही साथ जिस एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं की जा रही थी कि ये कहा जा रहा था कि अभी काबीना से अप्रूवल हुआ है, और कहीं ना कहीं ये खबर भी चल रही थी कि शायद हुकूमत अभी इत्तेहादियों को इस पर मजीद एतमाद में लेगी और उसके बाद इसको पेश किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीम जो है उसको पेश की गई और उसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत जो भी सर्विसेज चीफ्स हैं, यानी कि एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ एंड आर्मी चीफ, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर तोसी करके 5-5 साल का टेन्योर जो है वो तजवीज़ किया गया, और लाइक आई सेड कि वो अब मंजूर भी कर लिया गया है। एट द सेम टाइम एक और तरमीम जिसको लेकर बहुत बात की जा रही थी, जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी उसको करार दिया जा रहा है, वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर तरमीम है कि कोई भी शख्स जिसको कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, सिविल और मिलिट्री, ये समझे कि वो है मशकूक है, तो मुश्तबा है, तो उस अफराद को उठाया जा सकता है, लेके जाया जा सकता है, तहवील में लिया जा सकता है 90 रोज़ के लिए। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बात की जा रही है। ऑफकोर्स अगर आप किसी भी महज़ब माशरे में बात करेंगे तो बगैर किसी लीगल प्रोसीजर के किसी भी इंसान को 90 रोज़ के लिए तहवील में रख लेना, ये कहकर कि वो मशकूक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए रास्ता इस मुल्क में खुल जाएगा, जो कि ऑलरेडी शिकायत की जा रही है कि खुला हुआ है। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान, जो कि पहले भी 26वीं आईनी तरमीम जब हुई थी तो उन्होंने उस कानून को काले सांप से तशबीह दी थी और कहा था कि काले सांप के दांत भी निकाल दिए हैं, तोड़ दिए हैं, और जहर भी निकाल दिया है। इस तरमीम के हवाले से अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले फिर गुफ्तगू की है और ख़ासा उस पर इजहार बरहमी किया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो है इंसानी हकूक़ की पामाली का एक रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम नहीं खुलने देंगे। बैरिस्टर अकील का इसको लेकर, इस एक्ट को लेकर, इस तरमीम को लेकर ये कहना है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। तो ये कैसे तफरीक होगी कि अगर कोई मुश्तबा या मशकूक लग रहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी किससे ताल्लुक़ रखता है? ये बड़ी एक कन्फ्यूजिंग सी सिचुएशन है, ख़ास तौर पे जब इंतज़ार हैदर पंजोता साहब टाइप की जो केसेस है वो अभी बिल्कुल इन्हीं 1-2 दिनों में हमारे सामने, और एक तो बहुत बड़ी फहरिस्त है, खाली इंतज़ार पंजोता साहब की बात नहीं है। तो ये कुछ इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे कि इस वक्त जिस तरह से कानून साजी में एक तेज़ी दिखाई दे रही है, जिस तरह की कानून साजी हो रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के रियासत अली आज़ाद साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम से ख्वाजा मुदस्सिर तौसवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूं सर आपके, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर है नेशनल असेंबली के मोहम्मद अली सरफराज ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अली आपका भी, आपके वक्त के लिए। रियासत अली आज़ाद साहब, इतनी कानून साजी के ऊपर कानून साजी होती जा रही है। मैंने तो यशफीन कई प्रोग्राम्स में ये कहा था, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेके आए थे, मैंने कहा था कि जी ये इनकी 1 साल ये लेजिस्लेशन नहीं चली, ये 58 तरमीम ला रहे हैं, तो इनको तो होमवर्क के लिए कोई 20 साल चाहिए, और फिर ये ऑर्डिनेंस लेके आ गए। चूँकि ये हर बदलती सूरत हाल के तहत ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं। ये वो चीज़ मैंने एक प्रोग्राम में कहा कि कुछ 40-50 ऑर्डिनेंस ले आए, और 40-50 जैसे काजी फैजीसा साहब ने नोटिफिकेशन भी उसी वक्त कर दिया था, वो बना के रख ले, जो सिचुएशन है वो ऑर्डिनेंस सामने ले आए, वही नोटिफिकेशन सामने ले आए, और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लें। काजी साहब तो कहा करते थे उस वक्त के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, तो ये उसकी तारीख है। अब देखें, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, फिर ऑर्डिनेंस आया, आज फिर तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया कि इसमें फिर अपना एक बंदा लाना है। और भाई खुदा का खौफ करें, ये आइन है, आइन। आप आइन को तो आपने समझ लिया कि ये कुछ ताजरों का कोई आप एक उनका इस्लामाबाद जो रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस आया है,
ताजरों के खिलाफ कानून बना, टोटली वो ओनर्स के हक में, उसको भी इस तरह से वो चेंज नहीं किया जाता जिस तरह से आप आइन को कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है, मैं समझता हूं यशफीन, जितनी लेजिस्लेशन आज मैंने सुनी, जहां भी आपने इंट्रो में जिक्र किया है, इन तमाम की जरूरत नहीं, सिर्फ एक तरमीम कर दें, हमारी भी जान छूट जाए, इस कौम की भी छूट जाए कि ये सेटअप जो इस वक्त है ये ताहयात हो, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी और बाकी तरमीम पे मैं कहता हूं किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन एक बिफोर आई मूव ऑन, जो बात आप करें ना, आइन आप करेंगे, आइन है, आइन बनाने वाले इसी मुल्क के लोग थे ना, वो ये कहते हैं कि हमारे इस्तेहकाक है एज पार्लियामेंटेरियंस, अगर हम किसी चीज के अंदर, किसी शिक में, किसी एक्ट में तरमीम करते हैं तो क्या ऐसा मजे का खेज बात है, उस पर क्यों तनकीद है? यशफीन मुझे पहले बताएं, इस जो इलेक्शन है इसके ऊपर लोगों के तफज़ात कितने? आप तो जनरल लेजिस्लेशन भी करेंगे तो लोग उस पर एतराज करेंगे। अभी तो आपके केसेस ट्रिब्यूनल में पड़े पेंडिंग है, अगर वो केसेस रिवर्स हो जाते हैं तो आपकी ये अमेंडमेंट्स कहां स्टैंड करेंगी? ये लॉ की बात है कि अगर वो चीज रिवर्स हो जाती, मेजॉरिटी लैप्स हो जाती, तो वेयर यू विल स्टैंड, वेयर दिस लेजिस्लेशन विल स्टैंड। तो बात ये नहीं है कि आपको हक हासिल है, इस आइन के अंदर आप ये तरमीम कर दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 की बजाय आप 34 जजेस कर रहे हैं, वहां पे 15 पार्लियामेंटेरियन भी बतौर जज बैठेंगे, तो आप वो भी कर ले, फिर आप कुछ भी आपके पास आके, लेकिन ये आइन में कर नहीं सकते। उसकी रीजन क्या है? आपको लेजिस्लेशन करनी है जो 227 आर्टिकल है उसके ताबे, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के ताबे, आपको चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल 8 से 28 के ताबे आपको इन तीनों लेजिस्लेशन करनी है। जो इन पे बारी बारी भी बात करते हैं, मैं जरा पहले मोहम्मद अली सरफराज साहब को शामिल करके यही सवाल पूछ लूं कि सर ये ऐसा लगता है कि ये कोई कोशिश है चाय की प्याली में तूफान खड़ा करने की, जो बात मैंने अभी की रियासत साहब से, कि हुकूमत कहती है कि जी हम हुकूमत हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, काबीना है, वुज़रा हैं, हम क्यों तरमीम नहीं कर सकते? अगर हम कसरत राय से कोई चीज मंजूर करवा सकते हैं, जो कि अभी उन्होंने करके दिखाया, मंजूर तो करवाया। कसरत राय है या नहीं, ये अभी तो चलो इन्होंने यहाँ पे तो कसरत राय कर ली, इनको इतनी क्या अफरा तफरी पड़ी हुई है कि डेली बेसिस पे ये नए से नए कानून लाते जा रहे हैं। इतनी अमेंडमेंट तो लोगों ने पिछले 70 सालों में नहीं देखी जितनी इन्होंने एक महीने में कर दी है। और इस वक्त सारे ऑपोजिशन के MNAs और सेनेटर्स डिस्गस्टेड फील कर रहे हैं। मैं आज आपके सामने, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आज इजलास में नहीं गया और मैंने अगला पूरा हफ्ता इजलास में जाना ही नहीं। हमें ये फीलिंग होनी शुरू होगी कि वहां पे जाके सुबह ये बस आते हैं इजलास में, स्पीकर साहब कुर्सी पे बैठते हैं और 1 मिनट में सामने अमेंडमेंट आती, ना किसी के पास कागज होता है, ना कोई पत्थर होता है, किसी को एक लफ्ज का नहीं पता होता, और वो फौरन से पहले क्लॉज बाय क्लॉज उनकी अप्रूवलें कराना शुरू कर देते हैं। और ये जो जजेस की जो तादाद बढ़ाने की इनको क्या इतनी जरूरत पड़ी हुई है? और ये जिस तरह रियासत आजाद साहब कहते हैं, इनके पास दे डोंट हैव द मैंडेट। ये सारे के सारों के केसेस पड़े हुए हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर। ये अगर आपकी मेजॉरिटी लैप्स हो जाती है यहाँ पे और ये पता लगता कि ये जो कानूनदान असेंबली के अंदर बैठे कानून बना रहे हैं, ये कल को सारे असेंबली में होते नहीं और यहाँ चेहरे फर्क आके बैठे होते हैं, तो फिर इनकी क्या स्टैंडिंग है इन कवानीन की? और ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस और कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये सर्विस चीफ्स की कल तक तो किसी को खबर भी कोई नहीं थी। ठीक है, सर्विस चीफ्स की अगर इसमें कोई बात होनी थी तो डिबेट होती नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर। 3 से 5 साल कर दिया हमें, तो वी आर एज इल इन्फॉर्म्ड एज एवरीवन एल्स। अब मैं आज एक दिन इजलास में नहीं गया तो कल हमें कुछ नहीं पता था कि आज इजलास में क्या होना है। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, मेरा ख्याल है हुकूमत के जो इत्तेहादी कह लीजिए या हिमायती कह लीजिए, उनको भी नहीं पता, क्योंकि पहले खबर ये चली कि हुकूमत ने ये कहा है कि काबीना ने मंजूरी दी है, अभी हम इत्तेहादियों से बात करेंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि पेश भी हो गया, मंजूर भी हो गया, तो वो पूछ तो किसी को भी नहीं रहे, वैसे किसी को नहीं पूछ रहे जी, जो उनके दिल में आ रहा है। और ये सारा इस अपने आप को बचाने के लिए ये सारा ये फ्रेमवर्क जो है ना, ये टेबल के ऊपर पीटीआई को सामने रखा जाता है। और ये जो बनाया उन्होंने एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट की है, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने की करने की, जो वो काले नाक के मौलाना साहब ने जिसके दांत निकाले थे, वो दांत उसको नाक को दोबारा फिट हो गए। ये 3 महीने की प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिस मर्जी को जाके पकड़ ले। और ये कैसे किसी एक पार्टी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। हाँ। ये किसको नहीं पता कि who is the target? ये तो ऐसा लग रहा है, वैसे मैं by all means। हाँ, मैं तौसीफ साहब को भी शामिल कर लूं। ये तो तौसीफ साहब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को लगा कि पहले 26वीं तरमीम से पहले आप लोगों को शामिल करने या ऑन बोर्ड करने की कोशिश उनको भारी पड़ गई। जैसे मौलाना ने कहा कि हमने दांत जो है वो तोड़ दिए और जहर निकाल दिया, तो अब तो उन्होंने किसी को भी नहीं पूछा, जो उनका दिल किया उन्होंने कर दिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशफीन, पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा दोबारा आपकी रीज्वाइनिंग करने पे और दोबारा आपको न्यूयॉर्क के स्टूडियो में वेलकम। गुजारिश ये है कि मैं 2 मिनट आपसे लूंगा, इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश करूंगा। इस पे कौम बड़ा सरासल इससे नतीजा आखिज करना चाहिए।
एक्चुअली ये जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं ये पाकिस्तान के लोगों के लिए है और ये पाकिस्तान के लोगों ने ये पार्लियामेंट बनाई है। आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि 26 अमेंडमेंट हुई, तो 26 अमेंडमेंट बेशक उसमें पीटीआई ने उसको उससे मुत्तफिक नहीं हुई, लेकिन किस ऑनरेबल तरीके के साथ और किस वज़ादारी के साथ ये 26 अमेंडमेंट हुई। और 26 अमेंडमेंट में कोई हल्लड़बाजी नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले एक कंसेंसस डेवलप किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और उसमें एक दूसरे को मनाया गया, कुछ चीजें काटी गई, कुछ चीजें अमेंड की गई, कुछ चीजें लाई गई और वो जो तमाम तर इंसानी हकूक के खिलाफ अमेंडमेंट्स थी उसको एक तरफ किया गया और जो लोगों के लिए थी उनको लाया गया और बड़े ऑनरेबल तरीके के साथ, बड़ी वज़ादारी के साथ पूरी पार्लियामेंट ने उसमें यकसुई का मुजाहरा किया। ये जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में ये जो तब्दीली की गई है, तो अभी आपने देखा है कि मौलाना ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये चीज कही है कि जो कवानीन पाकिस्तान में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग कवानीन के तहत कौन सा आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर कर सकें। केपीके के जनूबी अजला की पोजीशन ये है कि शाम के 4 बजे के बाद वहां पे कोई बंदा ट्रेवल नहीं कर सकता। नहीं, ये तो खैर देखिए तौसीफ साहब, सवाल यहाँ पर ये कि अब आप लोगों को आगे का लाहे अमल क्या है, क्योंकि जो अली सरफराज साहब बात करें दुरुस्त बात है कि वो जो सांप के दांत तोड़े थे और जहर निकाला था वो तो वापस लग गए ना। जब ये वाली तरमीम हो जाएगी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर, तो जो इंसानी हकूक की पामाली को आप प्रोटेक्ट कर रहे थे वो तो आगे वापस। हम इन तमाम चीजों का हिस्सा नहीं है और हम इसके ऊपर अपना एक मजबूत और वाज़ेह मौक़िफ़ देंगे, जो कि वो इस वक्त भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और वो अपना लाएमल दे रहे हैं। और जो हमारी जमात की शूरा ने फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि हम 26 अमेंडमेंट को हम वेट करते हैं अपनी शूरा में, लेकिन आने वाली अमेंडमेंट्स का हम हिस्सा नहीं होंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये बात आ चुकी है वाज़ेह मौक़िफ़ में। मैं आपको एक वज़ाहत करना चाहता हूँ कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कवानीन है, तो उसके तहत हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कौन सा रेस्ट पैदा कर लिया है। इस वक्त आधा बलोचिस्तान नहीं बल्कि पूरा बलोचिस्तान, इस वक्त आप वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकते, कोई रोड आपका महफूज नहीं है। केपीके के जनूबी अजला की पोजीशन ये है यशफीन कि वहां पे अगर कोई बारात का दूल्हा अपनी बारात लेके शादी वाले घर जाता है तो उसको ये भी यकीन नहीं होता कि मैं शादी वाले घर पहुंच सकता हूँ, नहीं पहुंच सकता। अगर कोई मजदूर सुबह मजदूरी के लिए निकलता है तो खुदा की कसम वो शाम को उसकी लाश ठहरा करती है। और मौलाना ने एक और 2 दिन पहले डीई खान में एक प्रोग्राम में कहा कि यारक इंटरचेंज जो कि हमारा वेस्टर्न सी पैक का लास्ट हमारा वो कॉरिडोर है, उस पे ब्रिज के नीचे जो है ना वो क्या कहते हैं, ब्रिज के नीचे जो है ना वो लॉ को वायलेट करने वाले खड़े हुए और ब्रिज के ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खड़ी हुई है। तो ये कौन सा मजाक हो रहा है हमारे साथ? ठीक हो गया ना, ठीक है, वो जाहिर एक वैलिड बात है कि एग्जिस्टिंग कवानीन से हमने कौन सा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर लिया। थोड़ा सा मैं रियासत साहब को शामिल कर लूँ। रियासत साहब, बहुत सारी चीज़ें जाहिर है वो मैं भी आपसे पूछती हुई हूँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से भी और जो ये इंसदाद दहशतगर्दी वाला मामला है इसके हवाले से भी, लेकिन ये जो आर्मी एक्ट की तरमीम है आपको एज ए सरप्राइज ये लगा? क्योंकि वही बात है कि इस पे तो कहीं बात भी नहीं हो रही थी और जो भी अली सरफराज साहब ने कहा कि तवक्को थी कि कहीं प्रेजेंट होगी, कोई थोड़ी बहुत बातचीत होगी इस पर। हमने सच्ची बात है नहीं सुना, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट इस वक्त जो है ना, जो हुकूमत है वो हुकूमत के पास कोई मेरे ख्याल में मामलात अपने बस में है ही नहीं, वो मजबूर हैं। लग तो नहीं रहते प्रेजेंट करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब मजबूर तो नहीं लगे मुझे। अब देखें, आपने कवानीन बनाए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक्ट्स के अंदर हर शख्स की जो अपॉइंटमेंट है डेजिग्नेशन के हिसाब से आपने फिक्स कर दी। मुझे बताएं कि क्या इसके बाद क़यामत आ जानी, पीछे कोई बंदा नहीं रह गया, कायदे आज़म चले गए, क्या पाकिस्तान आज नहीं चल रहा? अगर काजी फायज ईसा चले गए तो क्या आज चीफ जस्टिस नहीं आ गया? जो उन्होंने तोपें चलानी थी काजी साहब चला गए, चले गए। अगर वो आप 68 पे भी ले जाते तो उन्होंने कोई तूफान बर्पा नहीं करना था। तो इसलिए हमारे मुल्क के अंदर देखें कि आप 35 ईयर्स पे आप बच्चे को कह देते हो तुम ओवर एज हो गए हो, तुम नौकरी नहीं ले सकते हो, तो जो 60 या 63 या 65 पे रिटायर हो रहे हैं आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो बाकियों को फिर आप कहीं किसी और मुल्क भेज देना, उनकी तो फिर यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। जो लोग किसी भी प्रोफेशन में आते हैं वो उनका एक मकसद है। लगता है कि हर 3 साल बाद जो है एक एक्सटेंशन की डिबेट से बेहतर है कि एक्ट हो गया बस, ठीक है, कानून साजी हो गई।
कानून साजी डिबेट तो आपको पता है ना इस मुल्क में शुरू हो जाती है 2 साल के बाद। डिबेट नहीं यशफीन, आपने इसको बहुत लाइट लिया। कौम डिप्रेशन का शिकार है, लीगल फर्टेनिटी के लोगों के अंदर बड़ा इसके अंदर वो है फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। लेकिन हमारे पास कोई तोप बंदूक तो नहीं है कि हम निकल के तो खड़े हो जाएं। हम आवाज बुलंद कर सकते हैं ना, दलील से बात कर सकते हैं, हम दलील से बात कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी काले कोड की तो नहीं, साफियों की भी है, डॉक्टर्स की भी है, सिविल सोसाइटी की भी है, तलबा की भी है, ताजरों की भी है। सारे लोग इस पे बात करें ना। हमने ठेका लिया, इनको ठेका दिया था पार्लियामेंटेरियन को, उन्होंने उस ठेके के बदले, ठेका तो ये था कि आप कौम की वेलफेयर करेंगे, आपने उनकी क्या वेलफेयर की? आपने उनकी वेलफेयर के लिए कौन सी लेजिस्लेशन की? आपने अपने वेलफेयर के लिए ये लेजिस्लेशन की है, आपने कौम के लिए नहीं की। बात करती हूँ अली सरफराज साहब को भी शामिल करेंगे। पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त तो कम से कम खबर आ रही है कि हाथापाई कर रहे हैं आपस में। अता तारड़ शाहिद खटक साहब की जो है हाथापाई की खबरें भी आ रही हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, रियासत अली आज़ाद साहब ने कहा कि इन पार्लियामेंटेरियंस को जिम्मेदारी दी थी। मोहम्मद अली सरफराज साहब, शाहिद खटक साहब और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की आपस में हाथापाई की खबरें आ रही हैं। जब चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, तब भी खासा शोर हंगामा था। आपको नहीं लगता कि आपको अब इस शोर हंगामे और हाथापाई से आगे बढ़कर कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि एक ये शिकायत भी सामने आ रही है कि 26वीं आईनी तरमीम की ही मिसाल ले लें, सिवाय जमात इस्लामी के किसी ने उसको चैलेंज करने तक की भी जहमत नहीं की। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी सतही सा एहतजाज जरूर करते हैं, बाकी आपने भी फ्री हैंड दिया हुआ कि करने दें जो कर रहे हैं। नहीं जी नहीं यशमीन, ये किस किस्म की आपने बात की है? आपके सामने देखिए, या तो आपको खबरों का पता नहीं है या मीडिया पे मेरा ख्याल आप भी छुट्टी पे नहीं है, तो मेरी तरह शायद आप भी थोड़ी इन्फॉर्म थी। नहीं मुझे खबरों का बिल्कुल पता है। आपको हालात आप मुझे बता देना कहाँ चैलेंज किया। चले मेरी खबरें शायद गलत हो सकती हैं, कहाँ चैलेंज किया? नहीं चैलेंज तो हमारे वकला ने आई एम श्योर किया होगा, मुझे नहीं उसके बारे में एग्जैक्टली पता, लेकिन आप कहते नहीं आई एम नॉट चले मुझे नहीं पता उस बारे में। लेकिन जहां तक कौमी असेंबली के अंदर एहतजाज की बात है यशमीन, आप मुझे ये बताएं कि कौमी असेंबली का दरवाजा टाप के कोई एमएनए अंदर नहीं जा सकता, तो एहतजाज करना क्या बात सड़क पे? आपके घरों में से आके आपको उठा के ले जाया जाए। ये हमारी पार्लियामान जिसकी बड़ी बात होती है, पार्लियामेंटेरियंस के हकूक तो इनसे देखे नहीं गए। ये आज सारे पाकिस्तान के ये अदालतों के हकूक भी पार्लियामान जो है ये उनको अपने कंट्रोल में करना चाह रही है। अदालतों को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है और पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामान के अंदर से आके आप लोगों की ना बातें बहुत मल्टीपल सामने आती हैं। मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ, आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ना करें एहतजाज तो कैसे करें, बाहर हमारे साथ क्या होता है? दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं 9 नवंबर को बाहर निकलेंगे तो अब वापस नहीं जाएंगे। अब ये फाइनल कॉल होगी, फिर किस चीज की फाइनल कॉल है? देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, मैं तो पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ। आपको पता है ये जिस कमेटी के अंदर सारी डिस्कशनें होती रही, ये 26वीं अमेंडमेंट की, दिस कमेटी वाज मेड टू इन्वेस्टिगेट द अटैक ऑन द पार्लियामेंट, जिसके नतीजे में पार्लियामान के अंदर से सुबह के 3 बजे आके नकाबपोश बंदे और काले शीशे वाली गाड़ियां आई और बंदे उठा के मैंने तो उठा के ले गई। हमारे स्पीकर साहब को और हमारे पार्लियामान को अपना तो इस्तेकाक बरकरार रखना नहीं आता। इनको ये नहीं पता कि हमारी कौमी असेंबली के अंदर क्या इज्जत है इस कौमी असेंबली की, जिसके अंदर से आके पार्लियामेंटेरियंस को उठा दें। और ये कौमी असेंबली इतनी बदमाश बनी हुई है कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुकूक को भी सल्ब करके अपने पास इदारा कुछ लाना चाहती है। अपने पार्लियामेंटेरियंस को तो बचा नहीं सकती। एक स्पेशल कमेटी बनी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस कमेटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन इस बात की होनी थी कि बंदे कौन उठा के ले गया। वो कमेटी वहां पे बैठ के 26वीं तरमीम अमेंडमेंट्स को डिस्कस करती रही। उसको स्पेशल मैंडेट दिया, कमेटी बनाते हैं किसी पर्पस के लिए, वो घूम फिर के किसी और तरफ निकल जाती है। पीटीआई ने वो बर्दाश्त किया। पीटीआई ने इस्लामाबाद के अंदर 9 नवंबर को क्या करेंगे? सर मैं तो सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ ना कि आप लोग प्रोटेस्ट भी जो करते हैं उसकी भी समझ नहीं आती। प्रोटेस्ट की कॉल होती है, उसमें क्या होता है वो एक अलग मामला है। आप 9 नवंबर की बात कर रही हैं, आज रात को लोगों के कलेजे सड़ जाएंगे पाकिस्तानियों के। हर रोज लोगों के सीने पे मूंग तला जाता है। ये आज जो पार्लियामान की कहानी अंदर से बाहर आ रही है, मैं गलती से आज छुट्टी कर बैठा हूँ, मैं एम रिग्रेटिंग कि मैं आज असेंबली में क्यों नहीं था, वहां मैं भी शोर मचाता। हम कम से कम बाहर आके ये तो कहते हैं कि हम वहां चीखे चलाए जब पाकिस्तान के कानून का और आइन का जनाजा निकाला जा रहा चलाए तो बहुत आपकी पार्टी वालों ने काफी मैं भी उस हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्सा बनता और मैं भी क्लेम कर सकता कि मैंने भी वहां खड़े होकर चीखे मारी। बड़ा दिल कर रहा है, दिल तो मेरा यहाँ बैठ के भी चीखे मारने को कर रहा है। जो असेंबली में इस वक्त हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे दिल पे क्या बीतती है। इंतजार पंजोता की कल आप शक्ल तो देखते टीवी पे, क्या उस बंदे के साथ एक मजाक बना हुआ इस मुल्क के अंदर। और ये जो अभी आगे आप देखिएगा, पता नहीं किस किस की मौत लिखी हुई है, पता नहीं मैं कब उठाया जाना है, हमारे बाकी फेलो पार्लियामेंटेरियंस ने कब उठाया जाना है। 3-3 महीने हमारे घर वालों को पता नहीं होता हम हैं कहाँ पे। और बाद में जिन शरीफ लोगों को उठा के किसी डब्बे में बंद कर दिया जाता है और उनकी गैर मौजूदगी में आईनी तरमीम की जाती है, उन गरीबों के ऊपर ये एलिगेशन ज्यादा लगती है कि फेंके गए।
इतने मुश्किल। अच्छा, मुझे क्योंकि एक ब्रेक भी लेनी है, मैं जरा पहले ऑपरेट कर रही है, मैं जरा तौसीफ साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। तौसीफ साहब, किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि फिर आगे इन मामलात में बढ़ा जाएगा? अब 26वीं आईनी तरमीम के भी आप बात कर रहे थे कि उसके अलावा किसी के अंदर हमारा कोई वो नहीं होगा। सर, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं। जो आईनी वो है बेंच है, उसका सरबरा कैसे लगेगा, उसके ऊपर कोई कन्फ्यूजन है, बड़ी क्लैरिटी कोई भी नहीं है। उसकी वजह से जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है उसका जो पूरा बैलेंस है वो खराब हो सकता है। आप लोगों ने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। अच्छा, ये क्योंकि आप लोग साथ साथ कहीं ना कहीं जहाँ सपोर्ट चाहिए होती है वहाँ सपोर्ट दे देते हैं, तो फिर जहाँ नहीं उनको सपोर्ट की जरूरत होती वो इस तरह की जो तरमीम अभी हमने देखा वो मंजूर करवाते चले जाते हैं, तो फिर एंड तो कोई नहीं हुआ ना किसी चीज का। सर, जहाँ उनको जरूरत थी वहाँ पे हाथ आप लोगों ने भी पकड़वा दिया। देखिए जी, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। अभी रियासत अली आज़ाद साहब ने और मोहम्मद अली सरफराज साहब ने और आप सब पार्टिसिपेंट ने मेरे वाली वो बात को एग्री किया कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल जो हारमनी है उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और इस वक्त जो पार्लियामेंट में ये जो हशर हो रहा है और 26 अमेंडमेंट के टाइम क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप सबके दरमियान। वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने खुले दिल के साथ एक दूसरे के साथ मिल के बैठे और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया। इस वक्त मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ भी इंपॉर्टेंट कराना चाहता हूं कि हुकूमत का मिजरेबल फेलियर ये है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस जो हैं, जो रॉ ऑयल प्राइसेस हैं, वो रिड्यूस हुई है। और अभी 2 दिन पहले हमारी यहाँ की जो प्राइसेस रिड्यूस होनी थी ऑयल की वो इंक्रीज हो गई हैं। तो हमसे अपने पाकिस्तान के माशी मामलात नहीं संभल रहे। हम पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है ये पाकिस्तान के लोगों के लिए इंतहाई मिजरेबल होता जा रहा है। हमारी कौम जो है वो पार्लियामेंट की तरफ देख रही है कि हम अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, अगर हमने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करना है, तो फिर हम उसे पार्लियामेंट में टेबल क्यों नहीं करते, उसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं कराते। और एक चीज मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पीपल आर द बेटर जज। लोग देख रहे हैं कि हमारे मुंतखब अराकीन हमारे मुस्तकबिल के फैसले कैसे कर रहे हैं और ये चीजें आने वाले हालात को और आने वाले मुस्तकबिल में इसके गहरे असरात होंगे। जहां तक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की बात है तो इसमें इंसानी हकूक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे ये तमाम पार्टिसिपेंट ये बात कर रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा बुनियादी हक क्या है और मैंने कहां तक जाना है, मेरी रेड लाइंस क्या है। तो हमें तो ये भी नहीं बताया गया कि हम अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जो रेड लाइंस है वो तो होती नहीं है। क्यों कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होता है वो लॉ मेकर है, वो पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग करता है। जो लॉ मेकर हो वो लॉ ब्रेक नहीं करता और जो लॉ बनाने वाला है वो उसको अख्तियार ही नहीं होना। बिल्कुल ठीक है तौसीफ साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं रियासत साहब आपसे ब्रेक के बाद सवाल ताकि तफसील से जवाब ले सकूं। मुझे इजाजत दीजिएगा तौसीफ साहब, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की जहाँ पर बात है ना, वहाँ पे जो मैंने भी बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका सरबराह कैसे अपॉइंट होगा, ये बड़ा एक मेरा ख्याल है एक लकूना हो सकता है, मैं समझ ना पाई हूँ, जरा समझाइएगा हमें भी, हमारे नाज़रीन को भी। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहे। क्लियर है कि जो लॉयर्स कम्युनिटी है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस के जो बेनिफिशियरी है इसके निजाम के, उनके अलावा तमाम वकला ने इसको अपोज किया। इसको अपोज किया, दोनों तरफ से किया। अच्छा अली, अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आपने कहा कि अगर एमएनएस हुआ ही ना तो 9 को हम क्या करेंगे, वो तो एक लाइटर नोट पर बात थी, लेकिन उन्होंने वेरी सीरियस नोट ये कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि वाकई समझ से बालातर होती जा रही हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगेन एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज समबडी जो एक ऑपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखता है, आप लोगों को क्या लगता है इससे फिर वे आउट क्या है? ये तो आप लोग शोर मचा लें, हाथापाई हो गई, आपने कहा जी मुझे बड़ा अफसोस है मैं वहाँ शोर मचाने के लिए नहीं था, इससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं हो सकता फिर। देखें जी, हम तो अब जो हमारे बस में, अब हम क्या कर सकते हैं सवाए शोर मचाने का? इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। अब पार्लियामान के अंदर नंबर सीधे तरीके से पूरे होते तब गुजारा हो जाता, नहीं होते तो बंदे उठा के पूरे हो जाते हैं। जब गेम ऑफ नंबर्स है और हम उसमें अकलियत में आ जाते हैं, हालांकि हम एक्चुअली पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है और हमारे जो बंदों को जिनको हरवा के फॉर्म 47 पे बाहर बैठाया, अगर वो अंदर होते ऐसा कुछ भी ना होता। और लेकिन अब ये सारा कुछ करना अगलों की भी मजबूरी है जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को सैबोटाज किया है। अब वो किस तरीके से वो कवानीन, अब उन्होंने अपने सिस्टम को प्रोलॉन्ग भी करना है, अपनी गवर्नमेंट भी बचानी है। उन्होंने ये साबित भी करना है कि 8 फरवरी को जो पीटीआई कह रही थी, हालांकि सारे पाकिस्तान को पता है कि ये गवर्नमेंट झूठ पे मबनी है और सारे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और कौन जीता कौन आ रहा किसको नहीं पता।
हम सड़कों पे जाते हैं, आप आज निकल के किसी सड़क के ऊपर आप जाके किसी ऐसे रैंडमली 10 बंदों को पूछ लें, आपको 10 में से आप 100 का पूछेंगे तो 99 पीटीआई के वोट निकल आएंगे। आप किसी जगह जाके सर्वे करके देख लें, इन्हीं लोगों ने वोट डाले थे ना, वोट के इंडिया से तो नहीं डाले थे, अमेरिका से तो नहीं डाले थे, सबको पता है। लेकिन जो बोलने की जिसारत करता है उसको मार पड़ती है। अब ये मार पड़ने वाला निजाम तो जो मारने वाले अगर कोई शर्म करे और अगर कोई लिहाज करे तो तभी अगर इस मुल्क को अपना मुल्क समझे, एंड इफ दे रियलाइज दैट इट इज नॉट गोइंग टू कैरी ऑन लाइक दिस। आप कब तक सप्रेशन करेंगे? आप हद से ज्यादा किसी चीज को दबाएंगे तो स्प्रिंग वाली बात है, जब वो स्प्रिंग निकलेगा ना तो वो माथे पे लगेगा आके, और यही होना है यहाँ पे। अच्छा तौसीफ साहब, मुझे आखिर में ये जरूर कह दें, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो भी गुफ्तगू की है, ज़ाहिर खासा उन्होंने बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में ऐसा लगता है कि जमहूरियत नहीं है, तो ऑफिशियली कह दें कि अब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी। इसके बाद आप लोगों को सर इससे ज्यादा क्या कोई लाए अमल क्या हो सकता है? क्योंकि जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी के पास आखिरी जो एक हरबा या हल होता है वो फिर स्ट्रीट पावर होती है, क्या उस तरफ बात जा सकती है? देखिए जी, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करता हूँ कि जैसे अभी रियासत भाई ने एक बात की है कि ये जो आइन होता है ये किसी भी मुल्क की इकाइयों की आपस में बॉन्डिंग के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और जब ये 1973 का आइन पास हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान की जो तमाम सूबों की इकाइयाँ थीं उनमें बड़ी यकजहती थी। और ये जो अब सारा कुछ हो रहा है तो इसमें फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं एक और इंडिकेशन करता हूं कि एक सूबे की तरफ से अभी सेनेट की नुमाइंदगी भी नहीं है, केपीके की सेनेट की नुमाइंदगी नहीं है, केपीके की सेनेट में नुमाइंदगी, तो एक पूरे सूबे की नुमाइंदगी ऐवान बाला में नहीं है, तो वो तो कंट्रोवर्सी वहां से ही पैदा हो गई। बाकी जो मौलाना ने अभी बात की है, अभी उन्होंने बिल्कुल बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया है कौम को कि वो इस अमेंडमेंट्स का और ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इसका हिस्सा नहीं है। आने वाले दिनों में वो अपना लाहेअमल भी देंगे। और ये चीज ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये मैसेज दिया हुआ है कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है और पाकिस्तान की सड़कें। चलें इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में तफसील से आपसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मुदस्सिर तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद अली सरफराज साहब के शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो मच। रियासत जरिया आज़ाद साहब आपके वक्त के लिए न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।